प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट यानी कि आपका अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज में आपको बता दिया था एनसीईआरटी से, और उसके पहले मैं अदर बुक से आपको कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो अब प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जिस तरह से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके कंसेप्ट में कुछ अंतर हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जहां पर कंफ्यूजन होती है मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि कोई समस्या है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। वेक्टर या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए? इस चीज का भी हम लोग स्टडी करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को डेफिनेशन लिखिए, फिर डेफिनेशन के बाद में इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझेंगे। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। लेट वेक्टर ए एंड बी बी two non-zero vectors and theta is the angle between them, और थीटा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है। देन देयर, आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, समझ गए? आपको लिखते भी जाना, जब बोलेंगे समझिए तो समझना है, नहीं तो लिखते जाना। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट is denoted by A cross B and is defined as वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। that is वेक्टर A क्रॉस B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, where n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B। वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसी चीज को मैं समझाता हूं, मैं लिखता हूं हिंदी में, ठीक? फिर आपको ज्यादा समझाएंगे। माना कि वेक्टर A तथा वेक्टर B
दो शून्येतर सदिश है तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तब उनके सदिश गुणनफल ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से सूचित किया जाता है तथा यह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप के द्वारा परिभाषित तथा इसे इतना द्वारा परिभाषित किया जाता है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप एक इकाई सदिश है जो जिस तल में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है उस पर लंब है। सारा दिख रहा है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम आपको समझाते हैं, समझ गए? आप इसको फटाफट नोट कीजिए। लिख लिए बाबू? यदि आप लिख लिए तो एक फोटो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। फोटो के माध्यम से समझाते हैं। देखिए क्या है। एक फोटो से आप समझिए। क्या है आपका क्रॉस प्रोडक्ट? देखिए क्या है कि ये आपका एक प्लेन, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? एक प्लेन यानी कि तल। प्लेन यानी कि क्या हो गया आपका? तल। जैसे कि इसी बोर्ड को ले लीजिए, यह बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है, एक तल है, एक सरफेस, समझे? इस पे दो वेक्टर ए और बी है। ये आपका वेक्टर हो गया ए और ये आपका वेक्टर हो गया बी। ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भाई साहब वेक्टर ए, ये भाई साहब वेक्टर बी, और इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा है। इस दोनों के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो कोण क्या है? तो वह कोण आपका है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो कोण है, जो एंगल है,
वह क्या है, थीटा। समझ गए, वो क्या है, थीटा। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले कि A क्रॉस B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और n कैप, कॉस थीटा और क्या बोले, n कैप। जहां पर n कैप के बारे में क्या लिखे हैं, यह n कैप आपका उस प्लेन पर लंब है, उस सरफेस पे लंब है जिस पे A और B दोनों है। तो यानी कि n कैप इस प्रकार से एक वेक्टर होता है, समझिए। n कैप क्या है कि यह आपका एक वेक्टर देता है जो कि आपका A पे भी लंब है और ये भाई साहब B पर भी लंब है। ये जो आपका n कैप है, यह n कैप A पर भी लंब है और साथ ही साथ ये भाई साहब B पे भी लंब है। अब बोलिएगा मास्टर जी ऐसे कैसे हो सकता है, A पर भी लंब है B पे भी लंब है, कैसे होगा? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से क्या समझिए कि देखिए इस प्रकार से यह आपका एक प्लेन, समझिए आपका एक प्लेन है और इस प्लेन पर ऐसे एक आप लंब डाले हैं। वेरी गुड, ये तो प्लेन पे लंब हो गया ना, इस सरफेस पे लंब है। अब इस प्लेन पर कहीं से भी कोई भी आप लाइन खींचिएगा, इस प्लेन पर आप कोई भी लाइन खींचिएगा, किसी भी तरह से खींचिएगा, यह तो लंब ही होगा ना। क्या होगा, ये लंब ही होगा। तो यही प्लेन पर यह n कैप है, इसीलिए यह n कैप आपका इस प्लेन पर लंब है। कहने का मतलब है वेक्टर A पे भी लंब है, कहने का मतलब है वेक्टर B पे भी लंब है। ये भाई साहब दोनों पर ही लंब है, समझिए। ये भाई साहब क्या है कि A और B दोनों पर लंब है। तो वही n कैप के बारे में यहां पर क्या लिखे हैं कि n कैप एक इकाई सदिश होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, समझ गए। n कैप क्या होता है, तो एक यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश का मतलब हो गया कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड 1, जिसका मापांक क्या हो, तो मापांक 1, समझ। n कैप आपका एक यूनिट वेक्टर होता है। होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं रही होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत समस्या है तो आप बोलिए। लाइव क्लास है, मैं आपको बता सकता हूं यदि अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है। ठीक, नो कंफ्यूजन, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक। अब चलिए आइए आप लिखिए और मैं और कुछ रिमार्क्स वाली बात बताता हूं। देखिए इसमें क्या है कि रिमार्क्स, याद कीजिए, मैं जब शुरू में ही डेफिनेशन लिखा था तो मैं बताया था कि A और B नॉन जीरो वेक्टर है, समझ गए। मैं क्या बताया था बाबू कि A और B क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि ना तो A का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है और न ही B का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, समझ गए। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि ना तो A का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है और न ही B का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। यहां पर ना तो A 0 है और न ही B 0 है। लेकिन ऐसा कंडीशन हो सकता है,
ऐसा हो सकता है कि ए और बी या तो दोनों या दोनों में से कोई एक यदि 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, यदि ए या बी या दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा। वैसे केस में साइन थीटा होगा, बिल्कुल सही बात बोले, साइन थीटा ही होगा। तो क्या बोले बाबू कि ए और बी में से यदि कोई एक या फिर दोनों यदि आपका 0 के बराबर हो जाता है, यदि कोई 0 के बराबर हो जाता है, उस केस में याद कीजिए हम लोग पढ़े थे जब वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि 0 वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वैसे केस में थीटा ही डिफाइन नहीं होगा, समझ गए। जब ए या बी या दोनों में से कोई भी आपका एक 0 के बराबर हो जाता है तो थीटा ही डिफाइन नहीं होगा, समझ गए। तो वैसे केस में क्या लिखिएगा कि इफ आइदर ए और बी और बोथ आर 0 वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर या वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर या दोनों समझ गए, दोनों, then in this case theta is not defined and we define it by वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर। याद रहे वेक्टर प्रोडक्ट से आपको सदिश राशि मिलती है, समझ गए, क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश मिलता है, इसीलिए हमेशा इस तरफ आपको एक वेक्टर देना पड़ेगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपको डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलता है, अदिश राशि मिलता है, तो इस तरफ आपको तीर का निशान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर में आपको तीर की निशान देना जरूरी है, समझ गए। इसी को शॉर्ट में क्या लिखिएगा, दैट इज शॉर्ट में लिखिएगा कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 या दोनों 0 के बराबर हो तो वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 0 वेक्टर, समझ गए। कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग 0 वेक्टर, ठीक। और प्यारे बच्चों एक चीज आपको याद रहे, वहां चलिए उधर से भी है सर, या नहीं सर, और बच्चों एक चीज आपको याद रहे, क्या याद रहे कि इस केस में जो थीटा है वो थीटा आपका पाई से छोटा अथवा बराबर या 0 से बड़ा अथवा बराबर होता है। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि आपका थीटा 0 से बड़ा अथवा बराबर और पाई से छोटा अथवा बराबर, यानी कि 0 और 180 डिग्री के बीच में ही आप इसको ले सकते हैं, 0 और 180 डिग्री के बीच में ही आप इसको ले सकते हैं, समझ गए, इसको ले सकते हैं, तो ये थीटा, ठीक है। होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। ये फोटो आप बना लिए होंगे, फोटो मिटा देते हैं। ठीक है नो, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अब कोई भी चीज पढ़िए ना,
तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि आपको ज्यामितीय अर्थ समझना चाहिए। क्या बोले? कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ज्यामितीय अर्थ समझिएगा, तो फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा उस चीज का कंसेप्ट समझने। तो आइए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं। क्या होता है? यानी कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय अर्थ। ये बहुत ही काम का चीज होता है हम लोगों को थ्योरी को समझने में। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही आप ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा। देखिए, ये आपका एक वेक्टर है ए, और ये आपका एक वेक्टर है बी। समझ गए? इस तरह से आपका क्या हुआ कि दो वेक्टर है, और इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का एंगल क्या है? तो इसके बीच का एंगल है थीटा। बीच का क्या एंगल है? तो बीच का एंगल है थीटा। और ये एक आपका है यूनिट वेक्टर एन कैप। ये आपका क्या है? एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। नाम दे दीजिए, इसका नाम ओ, ये ए, और ये आपका हो गया बी। इस तरह से आपका ए और बी दो वेक्टर है। दोनों इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ज्यादा आपको बढ़िया से दिखेगा। इस एंगल का नाम क्या बोले थे हम लोग? तो इस एंगल का नाम बोले थे थीटा। ये आपका हो गया थीटा। ठीक, आप क्या कीजिए कि यहां से एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से आपसे क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज, यानी कि ए के समांतर आपका, यदि इसका नाम सी दे देते हैं, तो ओ ए के समांतर आपका कितना हो गया? बीसी। नहीं, ओ ए के समांतर ओ ए के पैरेलल कितना हो गया? बीसी। और इधर ओ बी के पैरेलल आपका हो गया एसी। ओ बी के पैरेलल क्या हो गया बाबू? ओ बी का पैरेलल आपका हो गया एसी। ठीक, यहाँ पे क्या किए कि ए और बी दो वेक्टर था, यहां से हम लोग समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम हम लोग बना, देयर इज नो दिक्कत। अब देखिए क्या कीजिए आप, अब क्या कीजिए कि यहां से बी से एक लंब आपका, बी से लंब, और इसका नाम आप दे दीजिए एम। इसका नाम क्या दे दीजिए? इसका नाम दे दीजिए आप एम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है, यदि आपको कोई परेशानी नहीं है, एक बात बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हाँ, बल्कि वेक्टर ए क्रॉस बी से पहले एक आपको निकाल लीजिए, यानी कि इन ट्रायंगल ओ बी एम। अभी जो त्रिभुज आप बनाए ना, इस त्रिभुज में इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम, अभी जो एक त्रिभुज बना है, बल्कि एक समकोण त्रिभुज बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आप निकाल लीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन थीटा बराबर पी बाय एच। पी आपका किसके बराबर है? पी आपका है bm के बराबर। किसके बराबर है? bm। और h, h किसके बराबर है? h का मतलब आपका 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। नहीं, 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि h। तो 90 के सामने तो आपका OB है ना, 90 के सामने क्या है? OB है, यानी कि bm बटे OB, bm बटे OB हो गया। ठीक है, और यहां से यदि आप bm निकालिएगा, तो bm निकालिएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा? OB sin थीटा। bm बराबर कितना हो जाएगा? तो bm बराबर आपका हो जाएगा OB sin थीटा। bm बराबर आपका क्या हो गया? तो OB sin थीटा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए क्या करते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं।
अब सुनिए, अब आपका क्या है, तो अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो आप जानते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और क्या होता है एन का। अभी जस्ट आप ये थ्योरी पढ़े हैं ना, अभी जस्ट ये आप थ्योरी को पढ़े, ठीक। अब देखिए बाबू, अब देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड का मतलब दूरी, ए वेक्टर ए आपको ओ ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया ओ ए का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया ओ ए हो गया, ठीक है, चलिए वेरी गुड। और देखिए बाबू ये बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, तो बी वेक्टर ये है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड का मतलब दूरी हो जाता है, डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, ये भाई साहब आपका ओ बी के बराबर, ओ बी, ठीक है, साइन थीटा और एन के। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्या, जैसे कि यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस दोनों के बीच में गुना है ना, या तो हम ये वाला चिन्ह दे देते क्रॉस देकर, इसका मतलब गुना हो गया, या फिर हम जो है इस तरह से बिंदा एक दे देते, तब भी तो गुना हो गया ना, तब भी इनटू हो गया। लेकिन वेक्टर में आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि डॉट दिए तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और क्रॉस दिए तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, इसीलिए वेक्टर में यदि आपको गुना करना है तो बेस्ट तरीका है कि आप ब्रैकेट यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, ब्रैकेट आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, ब्रैकेट आपको यूज करना है। अब देखिए तो कितना हो गया ओ ए, ठीक है बाबू रे, ओ बी साइन थीटा को एक साथ ले लीजिए और साथ में कितना हो गया एन के, ओ ए ओ बी साइन थीटा को एक साथ और एन के। अब ओ ए देखिए तो क्या है, ओ ए आपका क्या है, ओ ए, ओ से ए, समझ गए, आपका ओ से ए, ओ से ए ये आपका क्या है, एक बार यहां पर फोटो आपको बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, आपका क्या है एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बता सकता है, पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है, समझ गए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई। क्या होता है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यदि इस चीज को आप समझ गए, यदि इस चीज को आप समझ गए तो देखिए आप क्या समझे, आप यहां पर ओ ए ये दूरी है, ये दूरी आपका बताता है बेस, क्या बताता है बेस, क्या बताता है बाबू बेस, ठीक। और ओ बी साइन थीटा, ओ बी साइन थीटा प्यारे बच्चों किसके बराबर है, बीएम के बराबर है। ओ बी साइन थीटा किसके बराबर है, बीएम के बराबर, यानी कि बीएम, यहां पर आप लिख दीजिए बीएम, एन कैप, कहने का मतलब बेस, और बाबूजी ये बीएम किसके बराबर है, ये तो हाइट हो गया ना, बीएम किसके बराबर है, ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी कि हाइट, हाइट, और साथ में आप क्या दे दिए एन कैप, क्या दे दिए आप साथ में एन कैप। आप क्या कीजिए कि इस दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, और बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुना आपका शीर्ष लंब, अभी तुरंत आप क्या बोले थे किसके बराबर होता है, तो एरिया पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, तो ओ ए सी बी, कौन सा पैरेललोग्राम, तो ओ ए सी बी, और साथ ही साथ आपका कितना एन के, साथ ही साथ क्या हो गया
तो साथ ही साथ आपका हो गया एन कैप। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको क्या मिला, ए क्रॉस बी बराबर आपको क्या मिल गया, तो ए क्रॉस बी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल। यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा हिंदी में, लिखेगा समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और एन कैप को आप बाहर लिखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां से यहां तक पोर्शन आपको एरिया मिला, लेकिन इस एरिया में एक और चीज जुड़ा हुआ है, एन कैप। एन कैप का मतलब ये एन कैप इसको, इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। क्या बना देगा, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर एरिया ऑफ, इसका मतलब पैरेललोग्राम होता है, समझ गए, डबल एल और जीएम। ये डबल एल का मतलब समांतर हो गया यानी कि पैरेलल, और जीएम का मतलब हो गया ग्राम यानी कि पैरेललोग्राम। कहने का मतलब वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ओ ए क्या मिला, सी बी, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर आपका समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का सदिश क्षेत्रफल मिलता है। कहने का मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है। इस चीज को आपको सीखना था, जो कि मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग से सिखा दिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि यदि ए क्रॉस बी दिए हैं, इसका मतलब क्या, पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। और कैसा एरिया बताता है, तो बताता है वेक्टर एरिया, समझ गए। कैसा एरिया बताता है, तो बताता है ये वेक्टर एरिया। आप इसको फटाफट लिखिए, और इसी में मैं आपको कुछ और भी रिमार्क्स को बताता हूं। आप इसको फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए। क्या बोला वो, वेक्टर को दिन पढ़ा, हाँ, कौन सा पूरा पढ़ाए थे, तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम तो दोनों चीज बोलते हैं कि जब हम बोले समझना है और लिखे तो लिखना है। जो एक सुर से पढ़ेगा उसको मजाल नहीं है कि एक पॉइंट पे दिक्कत हो। हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं, समस्या हुआ नहीं होगा। आप लोग इस तरफ लिख लिए होंगे, इसको मिलाते हैं। नहीं, उस समय भी लिखना है, जब हम बताए उस समय भी नोट करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कैसे होगा, एकदम हाथ पे हाथ रख के नहीं लिख बैठना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अब इसको मिटाते हैं। देखिए क्या लिखे, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए क्या हुआ। रिमार्क्स, रिमार्क्स, ध्यान से देखिए आप, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसके बीच का जो ये एंगल है, एंगल थीटा है। आप एक पैरेललोग्राम बना दिए, ओ ए बी सी, समझ गए। इस प्रकार से आप क्या किए हैं, तो आप लिखे। अब एक चीज ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों,
कि अभी आप ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़े, ए क्रॉस बी बराबर पढ़े आप वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। समझ गए? डबल एल ये जो है ना तो समांतर यानी कि पैरेलल बताता है, जीएम का मतलब ग्राम यानी कि पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अच्छा, यही यदि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा ना, यदि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा यानी कि मापांक ले लीजिएगा, तब यहां से वेक्टर शब्द खत्म हो जाएगा। यहां से वेक्टर शब्द क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी। इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ वेक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ एन कैप है ना, एन कैप यूनिट वेक्टर है और किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक हो जाता है, इसीलिए आपका एन कैप खत्म हो जाएगा और उसके जगह पे आप रख लीजिए सर, रख लें। हाँ, आप ही के लिए जो हुआ रिमार्क्स रिमार्क्स 1 2 कर देते हैं, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये भाई साहब 1 और ये भाई साहब कितना जी 2, 1 और कितना हो गया 2, ठीक है। आप देखिए तो अब आपका थर्ड नंबर आपका क्या है? क्या कीजिए कि आप ए और बी को मिलाइए। ए और बी को आप क्या कीजिए तो मिला दीजिए। तो ए और बी को मिलाने से आपको क्या बन रहा है? ओ ए बी आपका एक क्या बन गया? त्रिभुज। ओ ए बी आपका क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। समझ गए? और ये जो त्रिभुज है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस जो है ना आपका पैरेललोग्राम है, इसको दो भागों में बांट देता है। ये जो आप एक लाइन जो आप विकर्ण खींचे, डायगोनल खींचे, समझ गए, यह इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में क्षेत्रफल पॉइंट ऑफ व्यू से बांट देता है। यानी कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? इस पूरे के एरिया ए क्रॉस बी। समझ गए? इस पूरे का एरिया कितना है? तो पूरे का एरिया है ए क्रॉस बी। और जब ये लाइन आपको इसको आधा भाग में बांट दिया है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 ए क्रॉस बी। समझ गए? क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। यानी कि यदि किसी त्रिभुज में दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज में दो आसन्न भुजाएं दिए हुए हो और उसका हम लोगों को एरिया निकालना हो, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना हो, तो वेक्टर मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए? वेक्टर मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए है। यानी कि ज्योमेट्रिकली आपको क्या दिया? आपका क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या दिया? यानी कि ज्यामितीय रूप में क्या बताया? ज्यामितीय रूप में बताया, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताया, यह एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देता है। क्या देता है? समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल यानी कि एरिया देता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट gives area of parallelogram
ग्राम, यानी कि हिंदी में क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देता है। फिर एक चीज देखिए क्या है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि आपका जो है ना एन कैप यूनिट वेक्टर आ जाता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। या आप यू भी कह सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये जो चीज है ना, ये क्रॉस, इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं ना, इस चीज को क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्रॉस। क्या पढ़ते हैं बाबू? इसको पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में क्रॉस के यूज करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को जो क्वांटिटी मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वह आपका वेक्टर होता है, इसीलिए वेक्टर बोलते हैं। क्रॉस है तो क्रॉस बोलते हैं, या दोनों ही बोल लीजिए आप, या सदिश गुणनफल बोल लीजिए, बात इस एक ही बात। तो आज प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ कंसेप्ट दिया हूं, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताया हूं, फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपका 42 मिनट से ज्यादा का आपका क्लास हो चुका है। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और जो आपका कल का जो लेक्चर होगा, उस कल का लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, मैं गुण बताऊंगा। इसीलिए किसी भी हालत में आपको लेक्चर को मिस नहीं करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सराय पे मेरा क्लास खुल चुका है। अब ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही कम होगी। कोई दिन मैं लाइव आऊंगा, सप्ताह में 2 दिन लाइव आऊंगा, 5 दिन पता चला कि लाइव नहीं हूं, लेकिन क्लास में पढ़ाई हो गया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भागलपुर आइए, आप क्लास अटेंड कीजिए। हर एक टीचर का क्लास खुल चुका है, चाहे आपके फिजिक्स वाले सर हो, केमिस्ट्री वाले हो, मैथ वाले हो, इंग्लिश वाले हो, कॉमर्स वाले हो, हर कोचिंग भागलपुर में खुल चुका है। आप बच्चों जहां कहीं भी हैं, आप भागलपुर आ जाइए और ऑफलाइन क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है? और हाँ, आइएगा तो जिसका जितना पैसा बाकी है सब पैसा लेकर आइएगा, क्योंकि क्लासरूम में एंट्री तभी मिलेगी जब आपका पेड होगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू।